स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। चलिए आज हम मॉडल प्रश्न पत्र जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी किया गया है वर्ष 2022 के लिए, इसे हम संपूर्ण रूप से यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न को सरल करके बताएंगे कि किस प्रकार से इनको हल करना है। और इसी प्रकार से हम भविष्य में जितने भी अलग अलग विषयों के पेपर हैं उन सभी का निराकरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समय 3 घंटे दिया गया है। गणित विषय का प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं का और पूर्णांक 80 हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उसमें सम्मुख अंकित हैं और प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ अथवा वाले प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हम देख रहे हैं कि संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समवर्त HCF होगा। तो इसका सही आंसर है 1 होगा। पहला आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसका मान होता है ऋण b/a के बराबर। सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल ना होने की शर्त है। तो इसके लिए हम इसका ऑप्शन बी चुनते हैं जहाँ पे बराबर नहीं है c1/c2 के। इसके बाद अगला यहाँ पे हम देख रहे हैं विकल्प चौथे नंबर का समांतर श्रेणी दी गई है 4 2 0 ऋण 2 में सार्वंत्र है। तो इसे हम सरल कर लेते हैं। दूसरा पद 2 है और पहला पद 4 है, घटा दें तो यहाँ पर 2 में से 4 कम करने पर ऋण 2 आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इसका जो सही ऑप्शन है वह होगा बी, ऋण 2। पांचवा प्रश्न किसी त्रिभुज ABC में DE और BC समानांतर हैं जहां AD बराबर x, DB बराबर x ऋण 2 और x ऋण 2 है, AE का मान तथा EC का मान x ऋण 1 है, तब x का मान होगा। तो इसे हमें सरल करना है। यहाँ पे आप एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि त्रिभुज बनाने पर ABC है और यहाँ पे D और E इसके समानांतर कोई भुजा है। इसमें यहाँ पे मान दिया गया है AD का मान x है और इसी प्रकार से यहाँ पे DB का मान जो x ऋण 2 के बराबर है और इसी तरीके से यहाँ पे AE का मान आप x धन 2 के बराबर देख रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पे EC का मान x ऋण 1 है। अब यदि ये BC और DE भुजा आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, उस स्थिति में हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखते हैं, अर्थात AD/DB बराबर लिखेंगे AE/AC आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पे यदि ये मान रख देते हैं आप यहाँ पे तो x/x ऋण 2 लिखेंगे और बराबर x धन 2/x ऋण 1 लिखेंगे। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से x का मान 4 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे सरल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6वें नंबर का, जिसमें देख रहे हैं बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है A, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आपको यहाँ पे इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है कि भाज्य बराबर खाली स्थान गुणित भागफल धन शेषफल, तो इसका आंसर है भाजक। फिर दूसरा है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर 2 शून्यक हो सकते हैं। तीसरा है द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के विकर्ण का सूत्र है, तो d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं चौथे नंबर का, समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d का nवां पद है, तो इसका nवां पद होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं 5वें नंबर का, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है आकृतियाँ कहलाती हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। 6वां प्रश्न है जैसे कि हम देख रहे हैं बिंदु 4 0 किस अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित है। यह बिंदु वृत्त की एक छेदक रेखा को वृत्त को खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।
चलिए अब इसमें हम सही जोड़ी बनाते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी में आपको कुछ ABCD मिस्टेक दिखाई दे रही है, तो उसे ध्यान रखेंगे। पहला जो प्रश्न है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। सेक थीटा का मान 1 कॉस थीटा के बराबर होगा और एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जैसा कि हम जानते हैं सर्व समीका बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉट 30 का मान यहाँ पे कर्णी 3 के बराबर है और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा के बराबर। और इसी प्रकार से इसको हल करते हैं तो इसका ऑप्शन 2 के बराबर आ जाता है। इसके बाद चलिए हम एक शब्द में उत्तर देने वाले कुछ प्रश्नों को सरल करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, दिए गए चित्र में बहुपद x के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया, px के शून्य की संख्या। तो यहाँ पे px में ये एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है जिससे इसका जो शून्यक है वह इसकी संख्या होगी 1। अगला है, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसके लिए दो चरों का जो रैखिक समीकरण का मानक रूप है जैसा कि हम जानते हैं वह होता है ax धन b धन c बराबर 0। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान शून्य है तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं बराबर होती है। चौथा, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r के बराबर। और शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है तो शंकु के आयतन का सूत्र v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य। इन सभी को हम जोड़ लेते हैं 3 धन 3 धन 4 धन 5 धन 5 और इसमें 5 का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका योगफल 20 के बराबर आता है और 5 से भाग देने पर इसका समांतर माध्य 4 प्राप्त हो जाता है। अगला है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 के बराबर होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं सत्य एवं असत्य कथन, जिसमें पहला प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b क्यू धन r शून्य इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है, तब यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमें 2 पाई r स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ से 2 हटा देना है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर होता है और यहाँ 2 पाई r स्क्वायर दिया गया है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य होगा। चौथा प्रश्न है, माध्य बहुलक और माध्य के मध्य संबंध है 2 माध्यक बराबर 3 बहुलक धन 3 माध्य। तो ये बिल्कुल गलत संबंध यहाँ पे दिया गया है, यह कथन असत्य है। इसका सही संबंध होता है यहाँ पर आपको 3 माध्यक आएगा और यहाँ पर बहुलक धन 2 माध्य आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बिल्कुल कथन सत्य है। और यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसका मान 0 और 1 के बीच में आता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, आप इनको अभ्यास करें। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो विकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, 2 अंक वाले 10 प्रश्न हैं और 3 अंक वाले 4 प्रश्न तथा 4 अंक वाले 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। यहाँ पे 2 अंकों के प्रश्न के अंतर्गत छठवें प्रश्न में यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ 420 और 130 का ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे 420 को लिख लेते हैं। 130 गुणित 3 धन 30, फिर 130 में पुनः हम 30 का भाग दें तो 30 का भाग देने पर यहाँ पे हमें 30 गुणित 4 धन 10 शेष बचता है। और इसी तरीके से हम 30 में
10 का यदि भाग देते हैं तब उस स्थिति में यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें अब भाग देने की प्रक्रिया को बंद कर देना है, जैसे ही हमें शेषफल 0 मिल जाता है। और इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पे अंत में एक मान हमें प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे ये भाजक के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। यही हमारा HCF होगा। तो 10 को हम HCF मानते हैं। इसके बाद इसे हम लिख देते हैं, प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या 10 अथवा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं, अथवा में दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक ट्रू क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक ट्रू क्यू धन 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक क्यू बड़ा है 0 है 0 से, तो ए बराबर 2 क्यू धन आर है, जहाँ आर का मान 0 और आर का मान या तो हम 1 लेते हैं, क्योंकि 0 छोटा है बराबर है आर के और छोटा है बराबर है 2 के। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए का मान 2 क्यू होगा या ए का मान 2 क्यू धन 1 होगा। यदि ए बराबर 2 क्यू है तो यह एक समपूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू धन 1 के रूप का होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सरल कर लेना है। इसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, द्विघात बहुपद x स्क्वायर धन 5x धन 6 के शून्यक ज्ञात करना है। तो इसे हम इस तरीके से सरल कर लें, यहाँ पे x स्क्वायर धन 5x धन 6 लिखें और इसके गुणनखंड निकाल लें। गुणनखंड निकालने पर देखते हैं कि x स्क्वायर धन 2x धन 3x धन 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे 5x को हमने 2 भागों में तोड़ लिया है, 2 धन 3 में, 2 तिया 6 होता है इसलिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी जोड़ी बना दी है, और जोड़ी बनाने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे x को अभिनिष्ट कर लिया है, यहाँ से x धन 2 बचेगा, और इसी तरीके से यहाँ 3 को अभिनिष्ट करने पर यहाँ पर भी x धन 2 बचेगा, और x धन 2 को हम अभिनिष्ट लेंगे तो यहाँ पे x धन 3 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसके हम, जैसा कि यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है, तो x धन 2 बराबर 0 रखते हैं, तो इससे हमें x बराबर ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से x धन 3 बराबर 0 रखने पर x का मान ऋण 3 प्राप्त हो जाता है। तो शून्यक जो है वो होंगे ऋण 2 और ऋण 3। इसके बाद इसका अथवा में प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से 5 और 2 हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ax स्क्वायर धन bx धन c एक द्विघात बहुपद है और जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तो इस प्रकार से इसके अल्फा धन बीटा बराबर 5 ज्ञात है और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा धन बीटा का मान ऋण b बटे a के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे a के बराबर होता है। इसका मान हमने b बटे a बराबर यहाँ पे पक्षांतर कर दी ऋण का, तो ऋण 5 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर यहाँ से b का मान b बटे ऋण 5 और a का मान a बटे 1 लिखेंगे, और इस तरीके से c बटे 2 बराबर a बटा 1 लिखेंगे। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से a बराबर 1 तुलना करने पर, और b बराबर ऋण 5 और c बराबर 2। इस प्रकार से जो बहुपद होगा यहाँ पे x स्क्वायर धन bx धन c से x स्क्वायर ऋण 5x a b c का मान रखने पर x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 होगा। चलिए इसके बाद हम 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद a बराबर 5 और सार्वंतर d बराबर ऋण 5। यहाँ पे a और d का मान ज्ञात है हमें, और यहाँ पे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद इस प्रकार से हो सकते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो पहला पद है उसे लिख देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर प्रथम पद a होगा और इसका मान 5 के बराबर है, दूसरा पद a धन d और तीसरा पद a धन 2d। इस तरीके से यहाँ पे a और d का मान रखने पर क्रम से हमें यहाँ पर मान प्राप्त हो जाते हैं। पहला पद 5, दूसरा 0, तीसरा ऋण 5 और इसी तरीके से चौथा पद ऋण 10 के बराबर होगा। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया उसे हम देख रहे हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी 2 ऋण 2 ऋण 6
ऋण 10 के अगले 4 पद लिखना है, तो यहाँ पे हमने ए और डी के मान क्रमशः निकाल लिए हैं। ए और डी का मान जैसे कि हम देख रहे हैं 2 तथा डी का मान ऋण 4 है दूसरे पद में से पहला पद को घटाने पर। अतः अगले 4 जो पद होंगे यहाँ पे हम क्रमशः ऋण 4 को योग करते चलेंगे। जैसे ही हम ऋण 4 का योग करते हैं अंतिम पद में, तो यहाँ पे उसके अगले पद हमें ज्ञात हो जाते हैं। ऋण 10 ऋण 4 बराबर ऋण 14 और ऋण 18 ऋण 22 और ऋण 26। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के अगले पद होंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न, जैसे कि हम देख रहे हैं 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सरल कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी एक सीढ़ी है और बी खिड़की है और सी बी दीवार है। ए बी सी में यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इस प्रकार से समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात ए बी का वर्ग धन बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग होगा। और यहाँ पे ए बी और बी सी का मान चूंकि ज्ञात है तो हम मान रख देते हैं और इसे सरल करते हैं। जैसे ही सरल करते हैं तो ए सी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग मिल जाता है और इस प्रकार से ए सी का मान हमें 6 मीटर मिल जाता है। तो इस प्रकार से दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है वह 6 मीटर है। अब चलिए इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आकृति दी गई है डी ई और बी सी समानांतर है। ए डी का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ केवल ए डी का मान नहीं दिया गया है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय अथवा थेट्स प्रमेय के आधार पर यहाँ पे जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह आपस में बराबर होता है। तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी लिखेंगे हम। और इस तरीके से यहाँ पे मान रखने पर ए डी का मान भर ज्ञात करना है, तो हम सभी का मान रख देते हैं। 7.2 का पक्षांतर कर दे यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसे सरल कर ले तो यहाँ पे 24/10 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से ए डी का मान हमें 2.4 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 2.4 सेंटीमीटर ए डी का मान होगा। चलिए अब अगला प्रश्न, जैसा कि हमें देख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10वें नंबर का प्रश्न है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2 3 4 के और 6 ऋण 3 यहाँ पर संरेखी हैं। तो यहाँ पे देखिए आप के का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बिंदु ए 2 3 और बी 4 के और सी 6 ऋण 3 है संरेखी। तब इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर होता है, अर्थात 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 और x3 धन इंटू y1 माइनस y2 के बराबर 0 होगा। और यहाँ से 1/2 का हम पक्षांतर कर दें तो यहाँ पर हमें मान रखने पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के, तो क्रम से 2 के धन 3 धन 4 3 ऋण 3 और 6 3 ऋण के 1 के बराबर होगा। और इसे हम सरल कर लेते हैं, कोष्ठक हटाने पर यहाँ पे देखते हैं कि सभी कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ से ऋण 4 के बराबर 0 मिलता है, जिससे के का मान हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न है x और y में संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। इस स्थिति में जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि पी एक्स वाई ए 7 1 और बी 3 5 से समदूरस्थ हैं, तो ए पी बराबर बी पी है और ए पी का वर्ग बराबर बी पी का वर्ग। तो दूरी का सूत्र से करनी x2 ऋण x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए पी का मान हम रख देते हैं x ऋण 7 का वर्ग धन पाई ऋण 1 का वर्ग, और इसी तरीके से बी पी का मान रखने पर x ऋण 3 का वर्ग धन y ऋण 5 का वर्ग, ये दूरी के सूत्र से लिखेंगे। और इस तरीके से इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो x ऋण 7 का वर्ग बराबर x का वर्ग ऋण 14x धन 49 होगा और y ऋण 1 का वर्ग y का वर्ग ऋण 2y धन 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से x ऋण 3 का वर्ग y ऋण 5 का वर्ग यहाँ पे लिख लेते हैं और इस तरीके से हम सरल कर लेते हैं। यहाँ कैंसिल करने पर जैसे कि हम पाते हैं x ऋण y बराबर 2, यही x और y में संबंध होगा। चलिए इसके बाद इसका 11वां प्रश्न है, यदि बिंदु a 6 1 और b 6 8 2 c 9 4 और d P3 हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है जिसमें विकर्ण क्रम से आप देख सकते हैं AC और BD बने हुए हैं और विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक को विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें बराबर रखना है। तो इस प्रकार से चूंकि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 बटे धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2 होता है। यहाँ पे मान रखने पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6 धन 9 बटे 2
और 1 धन 4/2 बराबर 8 धन p बटे 2 और 2 धन 3/2 सूत्र से मान रखने पर यहाँ पे हम लिखेंगे 15/2 सरल करने पर, और 5/2 बराबर 8 धन p बटे 2 और 5/2। इस तरीके से यहाँ पर यदि हमने देखे तो पहले जो निर्देशांक है x उसके तुलना करने पर 15/2 बराबर 8 धन p बटे 2 होगा, और यहाँ से हम हल कर लेंगे 15 बराबर 8 धन p होगा, और इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे p का मान हमें 7 मिल जाता है। तो चलिए इसका अथवा में जो प्रश्न है उसे सरल करते हैं। बिंदु ऋण 4 6 बिंदु ऋण 6 10 को और b 3 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता, तो उस अनुपात को हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि वह अनुपात m1 और m2 के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र से जैसा कि हमें ज्ञात है एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 के बराबर होता है। यहाँ पे हम मान रख देते हैं, जैसा कि हम मान रखने पर देखते हैं कि ऋण 4 6 बराबर 3m ऋण 6m2 बटे m धन m2 और ऋण 8m1 धन 10m2 बटे m1 प्लस m2 होगा। इसको समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि एक्स वाई बराबर ए बी है तो x का मान a के बराबर होता है और y का मान b के बराबर होता है। तो इस स्थिति से हम देखते हैं यहाँ पे ऋण 4 बराबर 3m1 ऋण 6m2 के बराबर बटे m1 प्लस m2 के बराबर होगा। और इसी तरीके से जैसा कि हम देख रहे हैं 6 बराबर ऋण 8m1 धन 10m2 बटे m1 प्लस m2 के बराबर होगा। यहाँ पे हम सरल करेंगे ऋण 4 बराबर 3m1 ऋण 6m2 बटे m1 प्लस m2 को। तो त्रिया गुणा करके देखते हैं, यहाँ पे ऋण 4m1 ऋण 4m2 प्राप्त हो जाता है और 3m1 ऋण 6m2 होगा। अब चलिए इसे सरल कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ऋण 4m2 धन 6m2 बराबर 3m1 धन 4m1 के बराबर होगा। हमने m1 और m2 को एक तरफ पक्षांतर कर लिए, जिससे हमें 2m2 बराबर 7m1 प्राप्त होता है, जिससे हम 2/7 लिख के m1 बटे m2 लिख सकते हैं, जिससे m1 और m2 का जो अनुपात है वह 2:7 के बराबर होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें प्रश्न हमें दिया गया है कि कॉट 85 धन कॉस 75 को 0 और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में व्यक्त करना है। तो इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कॉट 85 को हम कॉट 90 ऋण 5 लिख सकते हैं और कॉस 75 को कॉस 90 ऋण 15 लिख सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे चूंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा के होते हैं, तो टेन 5 धन इसको हम कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे तो साइन 15 लिखेंगे, इस प्रकार से टेन 5 धन साइन 15 इसका हल होगा। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसे सरल करते हैं। जैसा कि अथवा में दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a ऋण 20 जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं हम, और यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे 4a को लिख सकते हैं 90 माइनस 4a कॉसेक के रूप में। और इस तरीके से कॉसेक दोनों न्यून कोण हैं, तो यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं 90 ऋण 4a बराबर a ऋण 20। कॉसेक से कॉसेक्स को हटाने पर यहाँ पे यहाँ ऋण 4a ऋण a बराबर ऋण 20 ऋण 90 होगा। पक्षांतर करके सरल कर लें तो ऋण 5a बराबर ऋण 110 और 5 का भाग दे दें तो यहाँ पे 22 अंश हमें प्राप्त हो जाता है। तो a का मान यहाँ पर 22 अंश होगा। इस तरीके से 13वां प्रश्न अब चलिए देखते हैं, जिसका कि प्रश्न दिया गया है त्रिभुज त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 30 अंश के बराबर है। तो चलिए इसमें हम यहाँ पे चूंकि ज्ञात है त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश, तो यहाँ पे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र रखते हैं थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे ही मान रखते हैं हम थीटा का मान 30 और r का मान 4, 22/7 पाई का मान रखने पर यहाँ पे 88/21 बराबर 4.19 वर्ग सेंटीमीटर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आकृति दी गई है एक, और आकृति में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस आकृति में आपको दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग है और छायांकित आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दी ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ज्ञात है भुजा 14 सेंटीमीटर दी गई है और वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, जैसा कि हम जानते हैं कि भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग के बराबर होता है, तो 14 का वर्ग लिख देंगे और इस प्रकार से यहाँ पे 196 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अर्धवृत्त का व्यास चूंकि डी या BC का जो व्यास निकालते हैं तो 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर हमें ज्ञात हो जाती है। दोनों
वृत्ताकार भागों का जो क्षेत्रफल है 2 गुणित 1/2 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल करने पर पाई आर स्क्वायर प्राप्त हो गया। इसे हम सरल कर लें 22/7 तरीके से 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल करने पर यहाँ से हम देखते हैं कि 7 का गुणा 22 में करने पर हमें 154 के बराबर प्राप्त हो जाता है। 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और इस तरीके से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल को घटाने पर 196 ऋण 154 बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है। 14वां नंबर का प्रश्न में एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक कंचा यहाँ पे कि कंचा हरा नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसा कि दिया गया लाल कंचे 5 है, सफ़ेद 8 और हरे 4 हैं। डब्बे में कुल कंचों की संख्या जो है 5 धन 8 धन 4 बराबर 17 होगी। संभव परिणामों की कुल संख्या यहाँ पे 17 है। और यहाँ पे डिब्बे में जो कंचे हरे नहीं है वो संख्या है 5 धन 8 बराबर 13। 4 से 13 कंचे जो हैं हरे नहीं हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या 13 होगी। और इस तरीके से प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर 13/17 इसका हल होगा। चूंकि हमें हरा कंचा नहीं निकालना है इसीलिए। अब चलिए इसके बाद अथवा प्रश्न देख रहे हैं। इसके अथवा में दिया गया, मान लीजिए हमें एक पासे को फेंकना है एक बार और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, या 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे पासे को फेंकते हैं। तो यहाँ पे संभव परिणाम देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। और कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे 6 हो सकती है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 4 से बड़े अंक प्राप्त करना है। तो हमें यहाँ पे 5 और 6 आएंगे। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कुल 2 है। और घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर 2/6 होगी। इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। इसी के दूसरे नंबर पे दिया है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4 से छोटी 1 2 3 4 और इसके अनुकूल परिणाम की संख्या 4 है और कुल परिणाम 6 हैं। तो इस प्रकार से प्रायिकता होगी 4/6 बराबर 2/3 के बराबर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सरल कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 15 देख रहे हैं, जिसमें हम लिखा है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब हम सिक्के को उछालते हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, यहाँ पे सिक्का उछालने पर संभव परिणाम HT के बराबर हो सकते हैं। कुल परिणामों की संख्या 2 हम मान लेते हैं। और मान लीजिए कि घटना ई चित्र प्राप्त करना है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 के बराबर होगी। और यहाँ पे जो प्रायिकता है PE बराबर यहाँ पर चित आने की प्रायिकता जैसा कि हम देख रहे हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या के बराबर होगा, अर्थात 1/2 इसका हल होगा। इसी प्रकार से घटना F पर पट आने की प्रायिकता आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता PF बराबर 1/2 होगी। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया इसके अथवा में 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं और फिर यह ज्ञात करना है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे S संगीता और R रेशमा के जीतने की घटनाओं को व्यक्त करते हैं। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62 और रेशमा के जीतने की प्रायिकता PR बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का जो घटना घटित होती है और नहीं होती है उसकी प्रायिकता का योग सदैव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसका उपयोग करते हुए PR बराबर लिखेंगे 1 ऋण PS। यहाँ पे संगीता के जीतने की प्रायिकता को हम घटा देते हैं रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। तो 1 ऋण 0.62 होगा और यहाँ से हम 0.38 इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेशमा के जीतने की प्रायिकता का मान ज्ञात हो जाता है। चलिए इसके बाद हम 3 अंक वाले प्रश्नों को सरल करते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं 6x के साथ 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0 को हल करना है। तो इसे हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड निकाल लिया जैसे कि हमने पूर्व के प्रश्न में किया था। यहाँ पे ऋण 1 को हमने ऋण 4 धन 3 के रूप में लिखा है। और यहाँ पे चूंकि ऋण 4 गुणित 3 बराबर ऋण 12 के होता है तो ये गुणनखंड निकल जाएगा इससे। यहाँ पे हम इसको 2 भागों में अलग अलग कर लेते हैं और यहाँ से 2x का भाग देते हैं इसमें और इस पर 1 का भाग चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3x ऋण 2 3x ऋण 2 दोनों कोष्ठक बराबर प्राप्त हो जाते हैं। 3x ऋण 2 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं जिससे हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 3x ऋण 2 बराबर 0 से x बराबर ऋण 2/3 और 2x धन 2 1 बराबर 0 से 2x बराबर ऋण 1 बराबर x बराबर ऋण 1/2 हमें दोनों शून्यक हमें यहाँ से मिल जाते हैं।
यहाँ से समीकरण के दोनों हल हमें प्राप्त हो जाते हैं। चलिए इसके अथवा में जो प्रश्न है उसे हम सरल कर लेते हैं। जैसा कि दिया गया है द्विघात समीकरण ये के एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0 में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण दो मूल बराबर हों। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है कि एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0, और ये जो समीकरण है इसको गुणन करने पर हमें प्राप्त हो जाता है कि एक्स की घात 2 ऋण 2 एक्स धन 6 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी धन बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान 2 के, ए का मान के और बी का मान ऋण 2 के और सी का मान 6 प्राप्त हो जाता है। समीकरण के मूल बराबर हैं तो डी बराबर 0 होगा, अर्थात विभक्त कर का मान 0 के बराबर होता है। बी का वर्ग ऋण 4 सी बराबर 0, और यहाँ पे बी ए बी सी के मान रखने पर ऋण 2 के का वर्ग ऋण 4 के गुणित 6 होगा, और इसे सरल करने तो 4 के का वर्ग ऋण 24 के बराबर 0 होगा। और इस तरीके से हमने यहाँ से 4 के को उभयनिष्ठ ले लिए, तो 4 के उभयनिष्ठ लेने पर जैसा कि देख रहे हैं कि ऋण 6 होगा, और इससे हम 6 के का मान 6 और के का मान 0 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। तो इसमें हम इसको सरल करते हैं। 5 से विभाजित वाली संख्याएं दिख लेते हैं हम 2 अंकों की। तो 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, इस तरीके से लिख लेते हैं। 95 तक लिख देंगे। तो यहाँ पे पहली जो संख्या है ए का मान 10 है, और सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाता है। एनवा पद यहाँ पे 95 है। अब चूंकि हमें एन का मान ज्ञात करना है तो सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का उपयोग करते हैं, और इसे लिखते हैं 95 बराबर 10 धन एन ऋण 1 इंटू 5। यहाँ पे सरल कर लें, 10 का पक्षांतर करके हमें 85 प्राप्त हो जाता है। 5 का भाग दे देते हैं, एन ऋण 1 का मान 17 के बराबर मिलेगा, और एन का मान यहाँ से 17 धन 1 बराबर 18 प्राप्त हो जाता है। तो 5 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या 18 होंगी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न अथवा में देखते हैं कि श्रेणी 7, 13, 19, 205वें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 7, 13, 19, 205वें पदों की संख्या लिखने के लिए ए का मान 7 है, और डी का मान जैसे कि हम देख रहे हैं 13 ऋण 7 बराबर 6 है। सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, और ए एन बराबर 205। माना कि श्रेणी में एन पद हैं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी होगा, और 205 बराबर 7 धन एन ऋण 1 इंटू डी, और 205 में से 7 को घटाने पर यहाँ पे देख रहे हैं हम एन ऋण 1 इंटू 6, तो एन ऋण 1 इंटू 6 बराबर 198 के होगा, और एन ऋण 1 बराबर यहाँ पे 198/6 बराबर 33 प्राप्त हो गया। एन का मान 33 धन 1 बराबर 34 हमें प्राप्त हो जाता है। तो दी गई समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे। चलिए इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे। ये बच्चों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया जो हमारा प्रश्न पत्र है उसके आधार पे ये प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं। मॉडल प्रश्न पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनका अभ्यास जरूर करके परीक्षा हॉल में जाएं। 18वां प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर तथा कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे जैसा कि देखने में आ रहा है कि पी क्यू आर यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें एस टी और क्यू आर दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ संगत कोण आपस में बराबर हैं। यहाँ पे पी एस टी और पी क्यू आर आपस में बराबर हैं। तब इस स्थिति में हम देखते हैं साथ ही हमें ज्ञात है यहाँ पे पी एस टी और पी आर क्यू दोनों आपस में बराबर है, तो संगत कोण पी एस टी दोनों के बराबर है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से पी आर क्यू बराबर कोण पी क्यू आर के होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पी क्यू और पी आर समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हम सिद्ध कर देते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC की क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे EC होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज जो दिया गया है इससे हम देख रहे हैं यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर D भुजा है। थेल्स प्रमेय के कथन से इसकी जो संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी लिखेंगे, और ए डी बटे डी बी को हम पलट देते तो डी बी बटे ए डी हो जाएगा, और ए ई बटे ई सी को पलटने पर ई सी बटे ए ई हो जाएगा। दोनों पक्षों में एक का योग करते हैं, और एक का योग करने पर आप लघुत्तम लेकर सरल करते हैं। तो ए डी बी धन ए डी बटे ए डी बराबर ई सी धन ए ई बटे ए ई हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी बी और ए डी का जब योग करते हैं, यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसका योग करने पर हमें
ये दोनों का योग करेंगे तो ए बी के बराबर प्राप्त होगा और इन दोनों का योग करेंगे तो ए सी के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, और इसको पलटने पर जैसा कि हम पाते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी के होगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि 19वें नंबर पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे, ज्ञात है हमें वृत्त का केंद्र O है और यहाँ पे वृत्त पर कोई बिंदु P स्थित है, इस पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार एक्स वाई है, सिद्ध करना है। यहाँ पे OP लंब है एक्स वाई पर, OQ को हम मिला देते हैं तो यहाँ पे एक त्रिभुज हमें OPQ प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं OQ OP से बड़ी भुजा है। तो यहाँ पे OQ OP से बड़ी भुजा हम दिखाते हैं क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के लिए सत्य है, और इस प्रकार से यहाँ पे हम OP बिंदु से OXY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे OP और XY पर लंब होगी और OP लंब है XY पर। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है। अब चलिए इसके बाद हम इसका अथवा प्रश्न देखते हैं। यदि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं और यहाँ जैसा कि देखते हैं कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या हमें OT ज्ञात करना है। AT बराबर 4 सेंटीमीटर ज्ञात है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे AO का मान 5 सेंटीमीटर है जो कि केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो T कोण है वो समकोण प्राप्त होता है 90 अंश के बराबर, और यहाँ समकोण त्रिभुज में यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो OA का वर्ग बराबर OT का वर्ग धन AT का वर्ग क्या होगा। यहाँ पे हम मान रख देते हैं 5 का वर्ग बराबर OT का वर्ग धन 4 का वर्ग। इसे सरल कर लेते हैं, OT का वर्ग बराबर 5 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, तो इसे सरल करेंगे 25 ऋण 16 बराबर 9 हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से OT का मान यहाँ पे कर्णी 9 बराबर 3 सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाता है, जिससे हम कहेंगे कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब चलिए 4 अंक वाले प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, रैखिक समीकरण युग्म 2x धन 3y बराबर 4 और x धन 2y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले तो ये प्रश्न क्रमांक 1 और 2 यहाँ पे क्रम से दे देते हैं, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं 2 से, और x का मान रख देते हैं 1 में, और x ऋण 3y x बराबर 3 ऋण 2y यहाँ पे समीकरण हम 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पे सरल करने पर पाते हैं कि 6 ऋण 4y धन 3y बराबर 4 होगा, और इसे सरल कर लें तो यहाँ से y का मान हमें 2 प्राप्त हो जाता है। अब y का मान यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, x बराबर 3 ऋण 2y में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे y का मान 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 में से 4 को कम करेंगे तो 1 का मान ऋण 1 के बराबर होगा। अतः समीकरण निकाय के जो हल हैं x बराबर ऋण 1 और y बराबर 2 होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। 4x धन py धन 8 बराबर 0 और 2x धन 2y धन 2 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम सरल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों समीकरण निकाय यहाँ पे हम a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 लेंगे, और दूसरा जो समीकरण निकाय है 2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान 4, b1 का मान जैसा कि हम देख रहे हैं p के बराबर, और c1 का मान 8 के बराबर होगा। इसी तरीके से a2 का मान 2 और b2 का मान 2 और c2 का मान 2 के बराबर होगा। अब चलिए इसके बाद दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और 4 बटे 2 बराबर नहीं है p बटे 2, अर्थात यहाँ p बराबर नहीं है 4 के लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 के अतिरिक्त यहाँ पे p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, इसे हम लिख लेते हैं। इसके बाद इसका 21वां नंबर का जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है। इसमें हमें 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित करना है। तो दोनों को भागों को मापना है। यहाँ पर हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं, और इस प्रकार से इसमें हम इसको 5:8 के रूप में विभाजित करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद इसमें हमें दोनों भागों को मापना है। तो दोनों भागों को इस प्रकार से हम रचना के पद लिखेंगे, और रचना के पद लिखने के बाद जब दोनों को भागों को मापें तो AC का मान हमें 4.7 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और BC का मान हमें 2.9 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें 5:8 इसकी रचना हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम सरल कर लेते हैं। अब देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे अगला प्रश्न है कि
4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, अन्य त्रिभुज की जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक त्रिभुज की एबीसी की रचना करेंगे, जिसमें क्रम से भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। इस तरीके से हमने त्रिभुज एबीसी की रचना कर लिए हैं और इसके बाद इसके संगत भुजाओं की रचना करेंगे 2:3 2 और 3 के अनुपात में, 2/3 के अनुपात में। तब इसके 3 हमें यहाँ पे निम्न कोण लेते हुए एक यहाँ पे बी एक्स खींचना होगा, जिसके बाद बी एक्स वन, बी एक्स टू, बी एक्स थ्री, ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये समान रूप से विभाजित किए हुए बिंदु हैं, जिसमें हमें यहाँ पे एक्स टू और एक्स थ्री पर दो यहाँ पे आपको मिला देना है और एक समरूप त्रिभुज ए डैश सी डैश बी की हमें यहाँ पे रचना करनी है। चलिए, इसके बाद रचना के पद इस तरीके से आपको लिखना है। ये रचना के पद इस तरीके से होंगे त्रिभुज एबीसी की रचना करने के लिए, और यहाँ पे आप इसको नोट कर लें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। इसे हम इस तरीके से लिख लें और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये रचना के पद इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश दोनों के जो कोण समरूपता है, उसके आधार पे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ए डैश बी बटे ए बी बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी और बराबर बी सी डैश बटे बी सी के। क्रमांक 22 को हल करते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रत्येक घन के किनारों की लंबाई a सेंटीमीटर है और इस प्रकार से इसका आयतन 64 सेंटीमीटर अर्थात a की घात 3 बराबर 64 होता है वर्ग का आयतन, घन का आयतन। तो ए का मान यहाँ 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है। अब दोनों घनों को जोड़ दें तो यहाँ पे आप एक घनाभ प्राप्त कर लेते हैं और घनाभ की लंबाई यहाँ से 4 और 4 8 हो जाती है और बी चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाती है। इस प्रकार से घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2LB धन BS धन HL, इस तरीके से यहाँ से सरल करने पर मान रख के और हम पाते हैं कि जो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 160 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 24 सेंटीमीटर हाइट दी गई है और आर का मान 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। मान रखने पर जैसा कि हम पाते हैं 1/3 पाई एच गुणित 6 गुणित 6 गुणित 24 होगा। और यदि गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान ले तो गोले का जो आयतन है वह होता है 4/3 पाई आर की घात 3 और दोनों के आयतन को हम बराबर कर लेते हैं। तो इससे हमें यहाँ से जो त्रिज्या ज्ञात करनी है गोले की वह ज्ञात हो जाती है। पक्षांतर करके सरल कर लेते हैं तो आर का मान 6 के बराबर प्राप्त हो जाता है, इसलिए गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। अब चलिए 23वां जो प्रश्न है वह अंतिम प्रश्न है और इसको अपन सरल करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सारणी दी गई है जिसमें 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत को बताती है और यहाँ से माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। यहाँ पे जो साक्षरता की दर देख रहे हैं 45 से 55 है, 55 से 65 है। तो यहाँ से हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान क्रम से यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90 होंगे और यहाँ से हम इसमें से 70 को यदि कल्पित माध्य मानते हैं, कल्पित माध्य मानने का तरीका यह है कि यहाँ पे हम कुल यहाँ पे 5 हमारे पास मध्यमान दिए गए हैं, तो 5 में 1 जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पद यहाँ से हमारा कल्पित माध्य होगा। 70 को हम यहाँ पे कल्पित माध्य लेकर चलते हैं और कल्पित माध्य यहाँ से हम घटाते चलते हैं। यहाँ से जो u का मान है, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे u बराबर x ऋण 70/10, तो ये 10 जो है वर्ग का साइज है। h का मान जैसे कि यहाँ पे 75 में से यदि 65 घटाते हैं तो 75 में से 65 घटाने पर हमें 10 प्राप्त हो जाता है। 10 से पुनः भाग देते चलते हैं और यहाँ ऋण 2, ऋण 1, ऋण 0, 1, 2 प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम यहाँ से f और u का आपस में गुणा करते हैं, तो 3 और ऋण 2 का गुणा करने पर ऋण 6 प्राप्त होगा, 10 का और ऋण 1 का गुणा करने पर ऋण 10 और इस तरीके से 11 का 0 में गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा और 8 का गुणा 8 1 में करेंगे तो 8 प्राप्त होगा और 3 का गुणा 2 में करने पर यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सम ऑफ एफ यू हम ज्ञात कर लेते हैं जिसका मान ऋण 2 के बराबर प्राप्त होता है और बारंबारता यहाँ पे इनका योग कर लेते हैं तो सम ऑफ एफ का मान 35 के बराबर प्राप्त होता है। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे समांतर माध्य का जो सूत्र है ए धन सम ऑफ एफ यू बटे सम ऑफ एफ इंटू एच होता है। यहाँ पे मान रखते हैं तो मान रखने पर जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मान रखेंगे पर 70 धन ऋण 2
और बटे 35 गुणित 10 होगा। और जैसा कि यहाँ पे 5 से कैंसिल करने पर 5 7 35 और 5 दूनी 10 होगा। यहाँ हमें ऋण 4/7 प्राप्त हो जाता है और यहाँ 4 में 7 का भाग देने पर 10.57 होगा। 70 में से 10.57 को कम करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 69.43 हमें मिल जाता है। तो यही हमारी साक्षरता की माध्य दर होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न में विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर एक किसी किए गए संरक्षण के परिणाम स्वरूप परिवारों के सदस्यों की संख्या के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आंकड़े क्रम से दिए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 और यहाँ पे परिवारों की संख्या 7 8 2 2 1 है। अब चलिए इसमें इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अधिकतम बारहमर्ता हमारी 8 प्राप्त होती है। इससे हम देखते हैं कि इसके सामने वाली जो वर्ग है 3 से 5 है और इसमें निम्न सीमा 3 होगी। और यहाँ पे बहुलक का वर्ग, यहाँ पे अपने h का मान निकाल लेते हैं। 5 में से 3 घटाने पर 2 हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से h का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्रम से, चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 हमारा F1 है, तो इसके अगला जो पद है पूर्व का वो F0 होगा और इसके बाद वाला जो पद है वह F2 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सभी का मान ज्ञात कर लेते हैं। और जो सूत्र है बहुलक का, उसमें हम L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुणित H में मान रखते हैं। जैसे ही मान रखते हैं यहाँ पे, तो 3 धन 8 ऋण 7 बटे 2 गुणित 8 7 ऋण 2 गुणित 2 होगा। और इससे सरल कर लेते हैं, तो सरल करने पर 3 धन 1 बटे 7 गुणित 2 बराबर 2 बटे 7 को हम जब 3 में योग करते हैं तो यहाँ पे 29/7 प्राप्त हो जाता है। और जिसे भाग देने पर 3.286 के बराबर हमें बहुलक प्राप्त हो जाता है। इससे बहुलक का मान 3.286 होगा। तो ये था हमारा मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया था। और इसी प्रकार के वीडियो को और कंटेंट को देखने के लिए आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और भी हम मॉडल प्रश्न यहाँ पे अपलोड करेंगे अन्य विषयों के भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।